हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं किसी कारण से अभी एक हफ्ते से पिछले एक हफ्ता में वीडियो अपलोड नहीं कर सका और अब थोड़ा सा मैं फ्री हूँ। दोस्तों, अब मैं कंटिन्यू यहाँ पर आपको वीडियो देने का प्रयास करूँगा। आज हम देखेंगे दोस्तों एमसीक्यूज क्वेश्चन। यदि आपने मेरे अभी तक के 17 वीडियो जो मैं एक्ट के कंप्लीट करा चुका हूँ उनको आपने देखा है तो अच्छी बात है। दोस्तों, नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और अब हम कंटिन्यू बता चुके हैं आपको कि सितंबर का हमारा जो आधा महीना बीत चुका है, आज 16 सितंबर हो चुका है, ठीक है। और 5 दिसंबर को हमारी एग्ज़ाम है। तो अब हम बात करें कि हमारे को जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चन। एमसीक्यूज क्वेश्चन के दोस्तों कुछ मैं आपको यहाँ पर कराने जा रहा हूँ। हम पुराने सारे यहाँ पर जो एडीपीओ में पुराने हमारे एमपी में पूछे गए क्वेश्चन उनको देखेंगे। साथ ही अन्य एग्ज़ाम की अन्य राज्यों के एग्ज़ाम के भी यहाँ पर हम क्वेश्चनों को देखेंगे, क्योंकि सभी ये दोस्तों हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इससे हमें यह अनुमान लगेगा इन क्वेश्चनों से कि हमने अभी तक की जो पढ़ाई की है हम कहाँ पर मजबूत और कहाँ पर अपने आप को कमज़ोर पा रहे हैं और किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर हमें समझ में आएगा। और मैं बात कर दूँ दोस्तों तो एमसीक्यूज क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आखिरी की हम बात करें लास्ट एक महीना जो होगा वो उसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन जितने हो सकें दोस्तों हल करने की कोशिश हमें करनी है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हमने एक पुराना पेपर्स कंप्लीट कर चुके हैं 2016 का वो। अब हम कंटिन्यू क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 93 का मैं आज लेकर आया हूँ आपके बीच। 1993 का हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ठीक है। 1993 का एमपी एडीपीओ का देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमने 16वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं क्योंकि वो 15 क्वेश्चन संविधान से हैं और अब हमारे सिलेबस में संविधान नहीं है, इसलिए हम आगे 16वें क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। हम उन सब्जेक्टों को यहाँ पर स्किप कर देंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर अब एडीपीओ में हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो हम पुराने पेपर लगा रहे हैं दोस्तों जो कि कोई भी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अभी अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप एडपी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। आइए दोस्तों, समय कम है और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एविडेंस एक्ट की। एविडेंस एक्ट हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 16 से। साक्ष्य की विधि कैसी विधि है और ये क्या, आइए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। भूतलक्षी प्रभाव रखती है, व्यक्ति के मूल अधिकारों को प्रभावित करती है, सदैव भविष्यलक्षी प्रभाव रखती है, प्रक्रियात्मक विधि नहीं है। दोस्तों, एविडेंस एक्ट जो हमारा है वो एक प्रक्रियात्मक विधि है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये सदैव भविष्यलक्षी प्रभाव नहीं रखती, ठीक है। ये सदैव भविष्यलक्षी प्रभाव रखती है नहीं रखती है ये। और व्यक्ति के मूल अधिकार को प्रभावित नहीं करती है दोस्तों, ये इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, भूतलक्षी प्रभाव रखती है। ऑप्शन नंबर ए का हमारा सही होगा, भूतलक्षी प्रभाव रखती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये कहना सही है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के प्रयोजनार्थ थे। क्या है, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों धारा 3, इसे याद देख लीजिएगा। उपहासांकान दस्तावेज नहीं है दोस्तों, दस्तावेज है वो नहीं है, गलत बोल रहे हैं। शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है, सही बात है दोस्तों। शिला पर उत्कीर्ण लेख जो है लिखा हुआ जो है वो दस्तावेज है। धातु पट पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज नहीं है दोस्तों। इस धातु पर भी लिखी हुई चीज़ भी वो भी दस्तावेज कहलाती है, ये भी ऑप्शन यहाँ पर अपना गलत होगा, नहीं वो है। केवल कागज़ पर लिखा हुआ लेख दस्तावेज नहीं, कागज़ पर लिखा हुआ नहीं। इसके अलावा यदि पत्थरों पर भी लिखा हुआ है, किसी धातु या शिला पर भी लिखा हुआ है तो वो भी दस्तावेज की श्रेणी में आता है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा हमारा 17 का वो होगा दोस्तों बी, खा। शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है, ठीक है। इसके अलावा ये भी दस्तावेज है, ये भी दस्तावेज है और कागज़ पर लिखा हुआ केवल कागज़ पर नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा, गलत हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन हमारा बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जांच शिनाख्ती कार्रवाई संबंधी साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्न प्रावधान के अधीन सुसंगत है। दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। शिनाख्ती के बारे में ये बताया गया, धारा 9 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण दोस्तों, और इसे ध्यान रखिएगा। धारा 9 को आप शिनाख्ती से संबंधित समझिएगा। और ये एमपी एडीपीओ और एमपी सिविल जज में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एविडेंस का, धारा 9, ठीक है। तो शिनाख्ती कार्रवाई संबंधी साक्ष्य भारतीय अधिनियम के निम्न के प्रावधान में सुसंगत है, धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई कोई भी संस्वीकृति उसके विरुद्ध साक्ष्य में ग्रह होगी यदि वह किसी पुलिस अधिकारी को लिखित में की गई हो, किसी पुलिस कर्मचारी को मजिस्ट्रेट की साक्ष्य उपस्थिति में की गई हो,
पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए मजिस्ट्रेट की साक्ष्य उपस्थिति में की गई हो, पुलिस अभिरक्षा में होते हुए ग्राम प्रमुख से की गई हो। दोस्तों यदि वो पुलिस की अभिरक्षा में हो और वहाँ पर मजिस्ट्रेट उपस्थित हो तो ऐसी सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी या गा पर सही होगा। पुलिस अभिरक्षा में होते हुए मजिस्ट्रेट की साक्ष्य उपस्थित में की गई हो, ऐसी स्वीकृति मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा दोस्तों 19 का सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20, मृत्युकालिक कथन अंतर्गत धारा 32 साक्ष्य अधिनियम साक्ष्य में ग्रह है केवल उस स्थिति में जबकि उसे लेखबद्ध किया गया हो, उस स्थिति में जबकि वहाँ पुलिस अधिकारी से किया गया हो, केवल तब जबकि वहाँ मजिस्ट्रेट से किया गया हो, केवल तब जबकि वह मजिस्ट्रेट की साक्ष्य उपस्थिति में किया गया हो। दोस्तों मृत्युकालिक कथन की यदि हम बात करें तो ये ग्रह जब है जब वह उस स्थिति में जबकि वहाँ पुलिस अधिकारी से किया गया हो। सही का ऑप्शन जो हमारा होगा बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का चरित्र अर्थाशील सुसंगत है किसी वो सिविल मामलों में अधिरोपित विचरण आचरण को सिद्ध करने हेतु, सिविल मामलों में नुकसानी की राशि अभी निर्धारित करने हेतु, दांडिक मामलों में यह प्रमाणित करने हेतु कि अभियुक्त बुरे चरित्र का है, उपरोक्त किसी भी मामले में नहीं। दोस्तों चरित्र के बारे में सुशील सुसंगत है, इसके बारे में जो सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर है वो है कि सिविल मामले में नुकसान की राशि अभी निर्धारित करने हेतु। सही ऑप्शन दोस्तों हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, का एवं खा का संयुक्त विचरण गा की हत्या के अपराध में किया गया। अब ये सिद्ध हुआ कि का ने यह संस्कृति दी कि मैंने तथा खा ने गा की हत्या की है। का की यह संस्वीकृति क्या दोस्तों पूर्णतः असंगत है। न्यायालय इस संस्वीकृति को खा के विरुद्ध विचार में ले सकता है। यह संस्वीकृति केवल का के विरुद्ध ही विचार में ली जा सकती है। खा के विरुद्ध साक्ष्य में केवल उस स्थिति में ग्रह है जबकि उसे मजिस्ट्रेट को की साक्षात उपस्थिति में किया गया हो। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है न्यायालय इस संस्कृति को खा के विरुद्ध विचार में ले सकता है। सही ऑप्शन हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, न्यायालय निम्न का न्यायिक नोटिस नहीं लेगा। न्यायालय निम्न का न्यायिक नोटिस नहीं लेगा। न्यायालय के अधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, ऐसा तथ्य जो न्यायालय के प्रभारी न्यायाधीश के व्यक्तिगत ज्ञान में है, उन सब अधिवक्ताओं का जो उसके समक्ष उपसंज्ञात होने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हैं, भूमि मार्जित के नियम। दोस्तों उसका नोटिस नहीं लेगा जो ऐसा तथ्य जो न्यायालय के प्रभारी न्यायाधीश के व्यक्तिगत ज्ञान में हो। ठीक है, पर्सनल यहाँ पर क्या बात कर दी, 23 का था सही होगा कि व्यक्तिगत ज्ञान में है, ऐसा नोटिस नहीं लेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, वह तथ्य जिसकी न्यायालय न्यायिक नोटिस लेगा अर्थात धारा 57 साक्ष्य अधिनियम उसे निश्चयक रूप से प्रमाणित माना जाएगा। विपक्ष द्वारा विवादित तथा अप्रमाणित किया जा सकता है। उस पक्ष द्वारा प्रमाणित करना हो जो उसके होने का अभिकथन करता है और प्रमाणित करने हेतु न्यायालय स्वविवेक से आदेश दे सकता है। तो 224 का सही ऑप्शन है प्रमाणित करने हेतु न्यायालय स्वविवेक से आदेश दे सकता है। ऑप्शन नंबर डी घा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एक मूल विक्रय पत्र की 4 छायाचित्र एक ही यांत्रिकी प्रक्रिया द्वारा तैयार किया गए। क्या ये कहना सच है कि प्रत्येक छायाचित्र दूसरे छायाचित्र की विषय वस्तु की प्राथमिक साक्ष्य है? प्रत्येक छायाचित्र मूल विक्रय पत्र की प्राथमिक साक्ष्य है। ऐसा कोई भी छायाचित्र किसी का भी प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। उपरोक्त कोई भी कथन सही नहीं है। 225 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, किसी फोटोकॉपी की प्रत्येक छायाचित्र दूसरे छायाचित्र की विषय वस्तु की प्राथमिक साक्ष्य है। ठीक है, सही ऑप्शन है हमारा 25 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26,
लोग दस्तावेजों की अंतवस्तु को प्रमाणित किए जाने हेतु मूल दस्तावेज को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उस दस्तावेज का छायाचित्र द्वितीय साक्ष्य के रूप में ग्रह है। उस दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि साक्ष्य में ग्रह है। तो लोग दस्तावेज की अंतवस्तु को प्रमाणित किए जाने हेतु उस दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि साक्ष्य में ग्रह है। दोस्तों 26 का सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर गा होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन बालश्रम के लिए किसी अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा 16 वर्ष से अधिक आयु की महिला के साथ मैथुन करना प्रमाणित हो जाता है और प्रश्न ये है कि ऐसा उस महिला की सम्मति के बिना किया गया है जिससे बलात्संग किया जाना अभिकथित है और वह स्त्री न्यायालय के समक्ष अपनी साक्ष्य में कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, तब यह कहना सही है। न्यायालय यह अवधारित करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी। ठीक है, जो महिला जो बात कहती है और वो न्यायालय उसको ये अवधारित करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी है। यदि वो कहती सम्मति दी तो मानता अवधारित करता दी, उसने मना करी तो दोस्तों यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा ए होगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। न्यायालय यह अवधारित कर सकेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। न्यायालय कोई भी अवधारणा नहीं करेगा। न्यायालय उक्त परिस्थिति में भी सही अवधारण करके चलेगा कि अभियुक्त निर्दोष जबकि अन्यथा प्रमाणित ना हो जाएं। दोस्तों सही ऑप्शन है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। न्यायालय यह अवधारित करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्न व्यक्ति साक्ष्य लेने के लिए सक्षम होंगे नहीं होंगे। अंतराल पागल व्यक्ति, वह व्यक्ति जो बोलने में असमर्थ है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध दांडिक कार्रवाई में उस व्यक्ति की पत्नी, कोमल वयस्क का व्यक्ति जो उससे किए गए प्रश्नों को समझने या उनके युक्ति संगत उत्तर देने में असमर्थ हैं। 28 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। कोमल वयस्क व्यक्ति जो उसके किए गए प्रश्नों को समझने उनके उत्तर देने में असमर्थ है। ठीक है, सही ऑप्शन डी होगा। 28 का हमारा ऑप्शन डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 29। विवाहित स्थिति के दौरान पति द्वारा पत्नी को यह बताया गया कि वह गृह भेदक है। क्या ये सही है कि पत्नी से उक्त संसूचना को पुलिस को नहीं किंतु मजिस्ट्रेट को प्रकट कर सकती है? पत्नी उस संसूचना को किसी को भी प्रकट नहीं कर सकती। पत्नी को उक्त संसूचना प्रकट करने हेतु विवश नहीं किया जाएगा और न्यायालय पत्नी को उक्त संसूचना प्रकट करने हेतु विवश कर सकता है। दोस्तों 29 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। पत्नी को उक्त संसूचना प्रकट करने हेतु विवश नहीं किया जाएगा। विवश नहीं किया जाएगा, सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। का जो अभिभाषक खा का मुवक्किल है, खा को बताता है कि मैंने डकैती की और मैं आपसे अपना प्रतिरक्षण कराना चाहता हूं। क्या यह कहना सही है कि खा उक्त संसूचना को प्रकट करने के लिए किसी समय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा? न्यायालय खा को उक्त संसूचना प्रकट करने हेतु विवश कर सकता है। खा उक्त संसूचना प्रकट करने हेतु ऐसे किसी भी समय स्वतंत्र होगा, जबकि का द्वारा उसके साथ वकालत संबंधी अनुबंध विनाश किसी समुचित कारण के समाप्त कर दिया गया हो। उक्त कोई भी कथन सही नहीं है। दोस्तों इसका 30 का सही ऑप्शन है हमारा का। खा उक्त संसूचना को प्रकट करने के लिए किसी समय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। सही ऑप्शन यहाँ पर का होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं केवल प्रति परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, पुनः परीक्षा में, न्यायालय की अनुमति से मुख्य परीक्षा तथा पुनः परीक्षा में भी। ठीक है, ये प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, लेकिन न्यायालय की अनुमति से क्या हो सकता है, ये पुनः परीक्षा और मुख्य परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। 31 का सही ऑप्शन हमारा डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से ऐसे प्रश्न कर सकता है जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रति परीक्षा में किए जा सकते हैं। ऐसे प्रश्न केवल न्यायालय की अनुमति से ही किए जा सकते हैं और ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता
उपरोक्त कोई भी कथन सही नहीं है। दोस्तों 25 इसका सही ऑप्शन है। ऐसा प्रश्न केवल न्यायालय की अनुमति से किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर खास सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 33। कोई साक्षी जबकि वह परीक्षा के अधीन है निम्न के द्वारा अपनी स्मृति को ताज़ा कर सकेगा। ऐसे लेख को देखकर जो प्रश्न का समव्यवहार के समय बनाया गया हो, ऐसे किसी लेख से जो स्वयं उसने बनाया हो, ऐसे किसी लेख से जो प्रश्न का समव्यवहार के समय अन्य व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, ऐसे लेख को देखकर जो प्रश्न का समव्यवहार के समय उसने उस स्वयं बनाया हो अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया हो और साक्षी द्वारा समव्यवहार के समय अथवा तत्काल उसके बाद उसे पढ़ा वो हो और सही होना जानता हो। दोस्तों 33 का सही ऑप्शन हमारा यही होगा, डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे व्यक्ति जिसे दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने हेतु बुलाया गया हो वह प्रस्तुत करता है, उसका प्रति परीक्षा द्वारा प्रति परीक्षण किया जा सकता है। ऐसा प्रति परीक्षण नहीं किया जा सकता है। प्रति परीक्षण केवल तभी किया जा सकता है जबकि उसे उसमें साक्षी के तौर पर बुलाया गया हो। प्रति परीक्षण न्यायालय की अनुमति से किया जा सकता है। तो दोस्तों प्रति परीक्षण केवल तभी किया जा सकता है जबकि उसे साक्षी के रूप में बुलाया गया हो। दस्तावेज पेश करने से मात्र वह साक्षी नहीं हो जाता, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। साक्ष्य विधि की धारा 45 निम्न विषयों की राय सुसंगत है। 35 किसकी राय भैया? विदेशी विधि की, विज्ञान कला के विषय पर, हस्तलेख या अनुंगली चिन्हों के विषय में, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन डॉक्टर डी हो, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए एविडेंस के। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होता है इंडियन पेनल कोड पर। आइए शुरुआत करते हैं इंडियन पेनल कोड।